दोस्तों फिर से एक मर्तबा स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों हमने हमारी पिछली वीडियो में वर्णमाला के बारे में मालूमात हासिल की और वर्णमाला के अंदर जो वर्ण हैं उनके दो टाइप्स देखे, यानी स्वर के बारे में मालूमात हासिल की और स्वर आदि के बारे में मालूमात हासिल की। तो वर्णमाला का जो तीसरा टाइप है, यानी वर्ण का जो तीसरा टाइप है जिसे हम स्वरांत यानी व्यंजन कहते हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि स्वरांत किसे कहते हैं। तो व्यंजन को स्वरांत या परवर्ण भी कहा जाता है और इनकी जो तादाद है वो मराठी के अंदर 36 है और उर्दू के अंदर इसे हुर्फ़ सही कहा जाता है, इंग्लिश में इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो ये जो व्यंजन है इन्हें स्वरांत या परवर्ण क्यों कहा जाता है वो हम देखेंगे। देखिए, अगर से आप गौर करें क से लेकर के ये यज्ञ तक, तो यहाँ पर इन वर्णों के नीचे आपको एक छोटी सी ऐसी लकीर नज़र आ रही होगी। तो इस लकीर का मतलब ये होता है कि ये व्यंजन है और इनका पाय मोड़ून यानी इनका पैर तोड़कर इन्हें दिखाया गया है। तो इसलिए इन्हें दिखाया गया है क्योंकि ये जो है तो अर्थ के एतबार से यानी मायने के एतबार से या तलफ़ुज़ के एतबार से इनकम्प्लीट है, अधूरे है, और इन्हें अपना तलफ़ुज़ या अपना मायना मुकम्मल करने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है। जब स्वर इनके साथ जुड़ जाएगा तो फिर ये मुकम्मल मायने वाले या मुकम्मल तलफ़ुज़ वाले बन जाएंगे। इसीलिए इसे स्वरांत कहा गया, क्योंकि इसके अंत में स्वर अंत यानी इसके अंत में क्या आता है, स्वर आता है। तो जब इनके साथ स्वर मिलता है तो ये पूर्ण उच्चार के यानी मुकम्मल तलफ़ुज़ वाले बन जाते हैं। और पर वर्ण के मायने भी वही होते हैं। पर होता है मायना दूसरा के, पर यानी दूसरा, वर्ण यानी दूसरा वर्ण। तो ये दूसरा वर्ण का इनको सहायता लेना पड़ती है अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए, अपना मायना कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए इसे परवर्ण भी कहा गया है। तो किस तरह से इसके अंदर स्वर मिलते हैं और किस तरह से वो कंप्लीट मायने के या तलफ़ुज़ के एतबार से अपने आप को मुकम्मल करते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा है हमारी पिछली वीडियो में कि स्वर हमारे पास 12 प्रकार के थे, प्लस उसमें 2 अंग्रेज़ी स्वर ऐड हुए, तो स्वरों की तादाद 14 हो गई और 2 स्वर आदि है। तो व्यंजन के साथ जब इन स्वरों का इनके साथ जब ये स्वर आते हैं तो फिर व्यंजन क्या होता है कि कंप्लीट होकर के एक अक्षर बन जाते हैं। तो अब देखिए, ये जो 14 स्वर है, 14 स्वर में से ये रू और लू, ये 2 स्वर व्यंजन के साथ मिलाए नहीं जाते, या फिर उनको उन 2 स्वर को छोड़ करके बाकी स्वरों की मदद से व्यंजन के साथ ये स्वर आकर 12 खड़ी तैयार होती है और ये 2 स्वर आदि मिल करके 14 खड़ी तैयार होती है। तो वो किस तरह से तैयार होती है हम देखेंगे। तो व्यंजन को अपूर्ण उच्चार के वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने दिखाया है क, ख, ग, घ, इनका पैर तोड़कर लिखा गया है, यानी ये इनकम्प्लीट है। स्वरांत या परवर्ण, जब इनके साथ इनके अंत में क्या होता है, स्वर आता है, तो ये मुकम्मल बन जाते हैं। जैसे क इनकम्प्लीट है प्लस उसके साथ अ लगाया गया तो कंप्लीट क बन गया, यानी यहाँ पर अब आड़ी लकीर नहीं आएंगी। आड़ी लकीर नहीं आएंगी मतलब यहाँ पर इसका जो तलफ़ुज़ है वो मुकम्मल हो चुका, क्योंकि इसके साथ हमने किसको जोड़ा है, अ इस स्वर को जोड़ा है। तो अ, आ, ई, ये बाकी पूरे स्वर मिल कर के और ये 2 स्वर आदि मिल कर के 14 अक्षर तैयार होते हैं और उसी को 14 खड़ी कहा जाता है। अब अक्षर किसे कहेंगे, तो अक्षर जो है तो पूर्ण उच्चार का जो वर्ण होता है, जो तलफ़ुज़ के एतबार से कंप्लीट होता है, उसे अक्षर कहते हैं। तो व्यंजन के साथ जब स्वर मिलता है तो अक्षर बनता है। व्यंजन प्लस स्वर इज इक्वल टू अक्षर, ये याद रखिए। तो व्यंजन के साथ 12 स्वर, 2 स्वर आदि मिळून 12 खड़ी लिहिली जाते। तो 12 स्वर और 2 स्वर आदि मिलकर 14 खड़ी लिहिली जाते। ऐसा होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये 2 स्वर आदि भी यहाँ पर ऐड हुए हैं। क प्लस अ क हो गया, क प्लस आ का हो गया, क प्लस ई की हो गया। उसी तरह से क के साथ बड़ी ई लगाएंगे तो इधर दूसरी विलायन टी लग करके की हो जाएगा। उकार लगाएंगे उल, अगर से उसके साथ मिला देंगे तो उकार लगकर कु हो जाएगा, जो है तो अक्षर बन जाएगा। तो इस तरह से 12 स्वर और 2 स्वर आदि मिलकर 14 खड़ी तैयार होती है व्यंजन के साथ मिलकर। उसी चीज़ को हमने आपको यहाँ पर जब
जितनी बातें अभी हमने आपको समझाई उसे हमने आपको यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल कर दिया है। व्यंजन को स्वरांत कहते हैं और परवर्ण भी कहते हैं। इनके तादाद 34 + 2, ये 2 इसलिए लिखा गया कि लास्ट के जो अक्षर और यज्ञ ये जो संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन श्रीपाद सबनीस साहब ने इसे क्या किया है कि मराठी वर्णमाला में स्थान देने की वजह से व्यंजन की तादाद अब 34 की जगह 36 हो गई, इसीलिए 34 + 2 दिखाया है। अब यहाँ पर हमने स्वर के जो डेफिनेशन देखे थे वो ये देखे थे कि जब हम स्वर का उच्चार करते हैं तो हमारा जो हवा है वो डायरेक्ट बाहर फेंकी जाती है। हवा का रास्ता किसी दूसरे मुंह के अंदर के आज़ा से उसको रोका नहीं जाता, या फिर ज़बान का जो टच है वो दीगर आज़ा को मुंह के अंदर के नहीं होता, इसीलिए उन्हें स्वर कहा जाता है। उसी को उल्टा कर देंगे तो व्यंजन हो जाएगा। यानी जब आपका जो ज़बान है उसका जो टच है वो दीगर आज़ा को होता है मुंह के अंदर के, तो वो वर्ण जो है तो व्यंजन कहलाते हैं। तो जिभेचा स्पर्श तोंडातील इतर अवयवांना होतो, इसलिए इन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन उच्चारताना तोंड बंद किंवा संकुचित होतो, म्हणजेच जिभेने किंवा ओठाने हवेचा मार्ग अडविला जातो। तो हमारा मुंह जो है तो छोटा करके हम व्यंजन का उच्चार करते हैं और हमारे ज़बान के ज़रिए और होठों के ज़रिए हवा का रास्ता अड़ाया जाता है। व्यंजन अपूर्ण उच्चाराची असतात, हमने ये पहले भी देखा, इसीलिए इसका पैर तोड़कर दिखाया जाता है। ये क के नीचे जो एक लकीर है यानी इसे इसका पैर तोड़कर दिखाया गया है, क ग ग घ। व्यंजन अर्थपूर्ण यानी तलफ़ुज़ इसका मुकम्मल होने के लिए स्वरावर अवलंबून असतात। अभी हमने देखे कि किस तरह से अ से लेकर के आउत और 2 स्वर आदि अम और आ मिलकर किस तरह से अक्षर तैयार होते हैं। तो अपना तलफ़ुज़ मुकम्मल करने के लिए व्यंजन को स्वर की मदद लेना पड़ती है, इसीलिए इसे स्वरांत या परवर्ण कहते हैं। तो अब परवर्ण या स्वरांत किसे क्यों कहा जाता है व्यंजन को, ये आपको अच्छे से ज़हन नशीन हो गया होगा। व्यंजनात स्वर मिसळल्यास, यानी व्यंजन के अंदर जब हम स्वर मिलाते हैं तो पूर्ण उच्चारले जाणारे वर्ण म्हणजेच अक्षर बनतात। व्यंजन के साथ कोई भी आप स्वर मिला लेंगे तो उसके बाद वो जो मुकम्मल तलफ़ुज़ वाला जो हरूफ बनेगा उसे अक्षर कहेंगे। व्यंजन फिर वही चीज़ हमने यहाँ पर अलग से शॉर्ट में दिखाई है कि व्यंजन अपूर्ण उच्चार के असतात, उन्हें इस तरह से लिखते हैं क ख ग घ पैर तोड़कर। अक्षर जो है तो पूर्ण उच्चार के असतात, व्यंजन में जब स्वर मिल जाता है तो अक्षर बनता है। व्यंजन प्लस स्वर = अक्षर। वही मिसाल यहाँ पर दी है, क ये जो है तो व्यंजन है, अर्थ के एतबार से इनकम्प्लीट है, प्लस इसके अंदर अ हमने मिलाया तो ये क पूरा कंप्लीट बन गया। व्यंजनात 12 स्वर व 2 स्वर आदि मिलून 12 खड़ी, एक्चुअली यहाँ 14 खड़ी होना चाहिए था। 12 स्वर और 2 स्वर आदि यानी अंग्रेज़ी स्वर ऐड होने की वजह से अब जो 12 खड़ी पहले 12 अक्षरों की लिखी जाती थी अब वो 14 की हो गई है। तो 12 स्वर और 2 स्वर आदि मिलकर 14 खड़ी ली जाती। तो किस तरह से लिखी जाती है, क के साथ अ लिख देंगे तो पूरा क बन जाएगा। ये अर्थ इनकम्प्लीट क के साथ आ ये स्वर मिला लेंगे तो का हो जाएगा। इसी तरह से कम का तक तो आपने पढ़ा ही है। सर्व स्वर व स्वर युक्त व्यंजने म्हणजे अक्षर। अब अक्षर किसे कहते हैं, तो जितने भी हमारे स्वर है पूरे स्वर, स्वर आदि और वो व्यंजन जिनके साथ स्वर आया है यानी स्वर युक्त व्यंजन कहा गया है, जिनके साथ स्वर आया है, ऐसे तमाम हरूफ को, तमाम वर्णों को हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। आइए दोस्तों आप देखते हैं कि जो हमारे पास व्यंजन है उन व्यंजनों को कौन कौन से उसकी किस्में हैं और कौन से व्यंजन को किस नाम से बुलाया जाता है। तो पहले जो 25 व्यंजन क से लेकर के मो तक है इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन की जो तादाद है वो 25 है और क से लेकर के मो तक के जो व्यंजन है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब इन स्पर्श व्यंजनों को फिर 3 हिस्सों में बांटा गया है, कठोर, मृदु और अनुनासिक। कठोर यानी सख्त, मृदु यानी नरम और अनुनासिक यानी जिनकी आवाज़ें नाक में से निकलती है। तो ये जो क से लेकर के मो तक के वर्ण हैं इनके 5 गट है पहला, और हर गट में 5-5 वर्ण है। तो पहला जो गट है वो क गट है। क गट में क, ख, ग, घ और ग ये 5 वर्ण आते हैं। च का जो गट है, च वर्ग के अंदर च, छ, ज, झ और न ये 5 वर्ण आते हैं।
ट गट के अंदर ट, ठ, ड, ढ, न ये 5 आते हैं। त गट के यानी तो वर्ग के अंदर त, थ, द, ध, न ये 5 आते हैं। और प के अंदर प, फ, ब, भ, म यानी 5 और ये ऐसी 5 यानी 5 5 ये टोटल 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब इन कठोर को कठोर क्यों कहते हैं और मृदु को मृदु क्यों कहते हैं हम ये समझ लेते हैं। तो जब हम क गट के जब वर्ण का या व्यंजन का उच्चार करते हैं तो हम जो स्टार्ट लेते हैं वो थोड़ा सा एक ताकत के साथ इसे बोलना शुरू करते हैं और यहाँ आने पर हमारी जो सांस है वो थोड़ा सा धीमी हो जाती है और यहाँ आने के बाद नाक में से आवाज़ निकलकर हमारी सांस ख़त्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर स्टार्ट फास्ट होने की वजह से इसे कठोर कहा गया। तो अब क जो वर्ग के व्यंजन है उन्हें उच्चार के यानी उनका तलफ़ुज़ करके देखिए, क, ख, ग, घ, ग, यहाँ पे रुक जाता है इंसान। फिर च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो शायद उम्मीद करता हूँ कि आपका समझ में आ गया होगा कि कठोर को कठोर क्यों कहते हैं, मृदु को मृदु क्यों कहते हैं और अनुनासिक को अनुनासिक क्यों कहते हैं। आइए अब उसके बाद देखते हैं कि जो मों के बाद आने वाले जो वर्ण हैं वर्णमाला के अंदर वो कौन से हैं। तो मों के बाद य, र, ल, व ये 4 वर्ण आते हैं। तो इन 4 वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है, यानी ये तकरीबन आधे ये स्वर ही की तरह इनकी आवाज़ें निकलती है, इसलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। तो यो की जो आवाज़ है तो वह तकरीबन बड़ी ई की तरह निकलती है। र की जो आवाज़ है तो रू जो स्वर है उसकी तरह निकलती है। ल की आवाज़ लू इस स्वर की तरह निकलती है और व की आवाज़ ऊ इस स्वर की तरह निकलती है। तो इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा गया। य, र, ल, व, ई, रू, लू, ऊ। इसके बाद वो के बाद जो वर्णमाला के अंदर वर्ण आते हैं वो है श, श, स। अब ये तीनों की आवाज़ स यानी सीन और शीन की तरह निकलती है। यानी जब हम इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, इनकी हम जब अदायगी करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर एक वाइब्रेशन होता है, एक घर्षण पैदा होता है, इसीलिए इसे घर्षक कहा गया है। वाइब्रेशन होना, घर्षण होना यानी वाइब्रेशन होना। और उष्मा यानी उष्मा कहते हैं गर्मी को। तो इन घर्षण की वजह से क्या होता है कि हमारे मुंह में एक थोड़ी सी गर्माहट का एक हमें थोड़ा सा एक थोड़ा फील आता है, इसीलिए इसे उष्म भी कहते हैं। तो आप इसे उच्चार के यानी इसकी अदायगी करके देखिए, इश, इशरत, षटकोण, ससा, ससा। तो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, इसीलिए इसे घर्षक कहा गया। अब सो के बाद जो वर्णमाला में आता है वो है हो को महाप्राण कहते हैं। यानी जब हम हो का जब उच्चार करते हैं तो हवा बड़ी मिकदार में हमारे मुंह से बाहर फेंकी जाती है, इसीलिए इसे महाप्राण कहा गया है। हो के बाद जो वर्णमाला के अंदर वर्ण आता है वो है ड़ को स्वतंत्र वर्ण कहा गया है, क्योंकि ये संस्कृत में पाया नहीं जाता। ये जो वर्ण है तो मराठी के अंदर द्राविडियन भाषा से आया है और कानड़ी भाषा से ये वर्ण यहाँ पर मराठी भाषा के अंदर आया है। और आखिर में जो है संयुक्त वर्ण, यानी संयुक्त के मायने होते हैं मुरक्कब के 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ। तो श जो है तो क श से मिलकर क्ष की आवाज़ बनी है और द न य से मिलकर ज्ञ की आवाज़ बनी है। तो इस तरह से क से लेकर के यज्ञ तक ये जो 36 व्यंजन है, इनकी जो नामें हैं हमने आपको बताई। अब जो चीज़ें हमने आपको अभी बताई वही चीज़ें हमने आपको यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में लिख कर दी है, आप उसे पढ़कर भी याद कर सकते हैं। कठोर जो वर्ण है हमने आपको 13 बताए और मृदु वर्ण जो है तो आपको 37 बताए। तो आप कहेंगे कि सर आपने ऊपर के स्लाइड में तो सिर्फ 10 ही कठोर वर्ण बताए हैं, लेकिन आप नीचे 13 का जिक्र कर रहे हैं, तो ये 3 कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, ये जो 10 आपको यहाँ पर क से लेकर के फ तक ये जो 10 है ये कठोर वर्ण है, और इसके साथ साथ ये जो घर्षण वाले जो 3 वर्ण हैं इनका भी समावेश जो है तो ये कठोर वर्ण में आता है। तो ये 10 और ये 10 और ये 3 13, इस तरह से टोटल हमारे जो कठोर वर्ण हैं उनकी तादाद है 13। और 13 ये छोड़कर बाकी जितने भी बचे हैं वो सब के सब हमारे मृदु यानी सॉफ्ट हमारे वर्ण हैं, सॉफ्ट ये जो अल्फ़ाबेट है मराठी के, तो उनकी जो तादाद है वो 37।
फिर आप कहेंगे सर 13 और 37 तो 50 हो रहा है, लेकिन हमारे पास वर्णों की तादाद तो 52 है, फिर 2 वर्ण कहाँ गए? तो ये जो 37 है, तो ये 37 के अंदर ये जो संयुक्त हमारे वर्ण है इनका समावेश नहीं होता। तो हमें ड़ तक ही क्या करना है, अ से लेकर के ड़ तक ही हमें कठोर और मृदु वर्ण की गिनती करना है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे फिर हमने आपको जो ऊपर चीज़ें आपको हमने अभी ऊपर समझाई उसे हमने रिटर्न फॉर्म में दिया है कि अर्धस्वर 4 है। यो जो है तो ई की तरह आवाज़ निकालता है, रो रू की तरह। तो रो को जीवाग्रही या कंपित वर्ण भी कहते हैं, यानी इसके साथ वाइब्रेशन होता है जब हम रो का उच्चार करते, तो इसीलिए इसे कंपित वर्ण या जीवाग्रही वर्ण कहते हैं। तो देखिए टर फर फर जब हम आवाज़ निकालते तो र इस तरह से ज़बान हमारी थोड़ी सी कांपती है, इसलिए इसे कंपित वर्ण कहा गया है। लो का जो उच्चार है लू की तरह होता है, इसीलिए इसे अर्धस्वर कहा गया, और वो का जो उच्चार है ऊ की तरह होता है। तो ये जो 4 य र ल व है इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। उष में 3 है, उसे ही घर्षक कहते हैं, हमने पहले देखा श श स। दोस्तों अब देखते हैं महाप्राण ह को कहते हैं, हमने ये देखा। अब मराठी के अंदर 14 महाप्राण है, यानी ऐसे वर्ण जिनके अंदर हो इस आवाज़ का मिश्रण है उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो ऐसे 14 महाप्राण हैं। तो इंग्लिश के अंदर जब हम वर्ण लिखते हैं तो जिन वर्णों के साथ एच का जिक्र आता है उसे महाप्राण कहते हैं, एच जिसके अंदर आता है तो वो कौन से हम देखते हैं। खो हम लिखेंगे तो के एच, छ लिखेंगे तो सी डबल एच, ठ लिखेंगे तो टी एच, थ लिखेंगे तो टी एच, फ लिखेंगे तो पी एच या एफ एच, घ लिखेंगे तो जी एच, झ लिखेंगे तो जी एच, ढ लिखेंगे तो डी एच, ध लिखेंगे तो फिर डी एच, भ लिखेंगे तो बी एच। यानी ये 5 और ये 5 10, और ये जो श लिखेंगे तो सी एच एस एच, श लिखेंगे तो एस एच, और स इसके अंदर एच नहीं आता है लेकिन फिर भी इसका जो समावेश है तो वो महाप्राण के अंदर होता है। तो ये 5 ये 3 13 और ह ये खुद एक मिला के 14, इस तरह से 14 जो है तो महाप्राण मराठी के अंदर पाए जाते हैं। फिर अगला द्राविडियन भाषेतून आलेला ळ है, ये कौन सी भाषा से आया? तो ये कानाड़ी भाषा से आया, ये याद रखिए। उसके बाद आता है संयुक्त वर्ण यानी मुरक्कब, जो 2 व्यंजन से मिलकर बना है, वो है अक्ष और यज्ञ। अक्ष के अंदर क श अ आता है, यज्ञ के अंदर द न्य य और अ आता है। अगर से इसे पैर तोड़कर दिखाया गया होता यहाँ पर लिखकर तो यहाँ पर ये अ लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसे यहाँ पर मुकम्मल दिखाया गया, इसलिए इसके आखिर में यानी लास्ट में अंत में स्वरांत आया यानी स्वर आया है। और अक्ष और यज्ञ को श्रीपाद सबनीस ने वर्णमाला के अंदर स्थान दिया है। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको यहाँ पर मुख्तसर में समझाकर दिखा दिए। अब जो चीज़ हमने अभी आपको कही कि कठोर वर्ण 13 है और मृदु 37 है, वो हमने यहाँ पर आपको टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल करके दे दिया है। तो कोगट के पहले 2, चौगट के पहले 2, टोगट के पहले 2, तोगट के पहले 2, पोगट के पहले 2, ये 10 और 3 जो उष्म या घर्षक जिसे हम कहते हैं वो 3, इस तरह से ये 13 मिला करके कठोर वर्ण जिसे श्वास वर्ण या अघोष वर्ण भी कहते हैं। और इन 13 को छोड़कर जो बाकी बच जाते हैं उन्हें मृदु यानी नर्म सॉफ्ट वर्ण, नाद वर्ण या घोष वर्ण भी कहते हैं। तो 37 के अंदर जो संयुक्त हमारे वर्ण हैं अक्ष और यज्ञ, ये दोनों का समावेश नहीं होता। तो ये बात आप जहन नशीन रखिए। तो कठोर वर्ण 13 है, मृदु 37 है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और तमाम बातें व्यंजन से मुताल्लिक़ आपको अच्छे से जहन नशीन हो गई होगी या समझ में आ गई होगी। अगर से आपकी कोई भी क्यूरी है या फिर जिसे हम कहेंगे कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई या फीडबैक आपका कुछ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं। और अगर से वीडियो अच्छी लगती है तो हमें अप्रिशिएट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर से आपने अब तक नहीं किया हो तो। और अपने दोस्तों में भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके, मराठी ग्रामर सीख सके और आने वाले जो उनके इम्तिहान है चाहे टीईटी हो या दीगर जो इम्तिहानात है कॉम्पिटिटिव उसके अंदर अच्छा स्कोर कर सके।
तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे गुड बाय।